I warmly welcome you all to GPSC Online. My name is Simar Kharbanda and I am your English facilitator. आज हम बात करने लगे हैं इंग्लिश पेपर को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसेंटली मुझे बोल रहे हैं कि मैम अब तो इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 100+ लोगों ने मेंस में लिए हैं, सो दैट मीन्स एग्जामिनर्स लिबरली चेक कर रहे हैं और अच्छे से मार्क्स दे रहे हैं। प्लीज़, दिस इज़ अ मिस एप्रीहेंशन, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज पीपल हैव रियलाइज दैट इंग्लिश पेपर इज़ वन पेपर वेयर यू कैन वर्क हार्ड एंड गेट मार्क्स। इस वजह से मार्क्स ज़्यादा आने लग गए हैं, स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, एग्जामिनर्स लिबरली फ्रीली बांट नहीं रहे हैं मार्क्स। सो प्लीज़ रिमेंबर, ये आपको जो मार्क्स इस बारी लोगों के ज़्यादा आए हैं ये बताता है कि देयर इज़ अ स्कोप कि आप इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, लैंग्वेज के पेपर्स के अंदर ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं और मेरिट में आ सकते हैं। तो किस तरीके से इसके अंदर मार्क्स ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। सो विल टॉक अबाउट इंग्लिश एंड बिफोर वी स्टार्ट दैट आई गिव यू एन इनसाइट कि भाई हम क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर कर रहे हैं। प्लीज़ यू कैन टेक अ लुक। क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं टू सूट योर नीड्स। आपकी नीड क्या है? इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, यू कैन गो टू मिशन GPSC, दैट इज़ वन परफेक्ट कोर्स फॉर यू। बट इफ़ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, you can opt for mains course for GPSC. Those who have struggled with the language papers, you can go with Gujarati and English to work on the language papers. तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो बाकी मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो क्लास 3 का है, क्लास 1 का है, तो बहुत सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। आप अलग अलग कोर्सेज सर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा सूट है और आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यू कैन कॉल द हेल्पलाइन नंबर एंड आस्क फॉर एनी कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ वैरायटी ऑफ बुक्स फॉर यू। इसमें क्या है, आपको टॉपर्स की तरफ से ये मिल रहा है, उनके नोट्स, उनके ट्रिक्स, क्या क्या चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखी, उसके बेसिस पर GPSC ऑनलाइन टीम ने मेहनत करके ये बुक्स बनाई हैं। आप इन बुक्स के लिए अगेन हेल्पलाइन नंबर पे जा सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। क्लास 1-2 के लिए पूरी एक सीरीज़ है हमारे पास, सिमिलरली क्लास 3 के लिए पूरी सीरीज़ है, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू इंग्लिश एंड बिफोर आई स्टार्ट विद इंग्लिश आई लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट। आई एम बेसिकली ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली एंड आई pursued my graduation and masters both in English. मेरा एक्सपीरियंस 14 ईयर्स से भी ऊपर रहा है। आई वर्कड एज एन ऑथर, एडिटर फॉर डिफरेंट competitive exams and for different curriculums, right? Apart from that, I've been certified from British Council, University of Southampton and Cambridge University. Okay, I've also published work with Disha Publication in Delhi and their Bhorania's Guidance in Gandhinagar, right? Apart from that, टीचिंग को लेकर मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ रहा है एंड आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम करने क्या वाले हैं, प्लीज पे अटेंशन। नाउ अबाउट दिस लेक्चर, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश मेंस पेपर. The lecture is designed to acquaint you with the syllabus of English paper. First thing हम क्या करेंगे, हमारे syllabus में क्या है, right? Those who are appearing for class 1-2, for accounts officer class 2, for DYSO, STI, जो भी एस्पायर करते हैं उसके लिए, उन सब के लिए ये डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अपने सिलेबस को समझ सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे कि हमसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आप बस सवाल दिया है उसका आंसर लिख रहे हैं, उसके कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं, किसके बेसिस पे हमारे आंसर्स चेक होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ we'll talk about certain strategies that you need to keep in mind when you write an answer. बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रखें, किस तरीके से हम कैसी स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हमारा आंसर जो है हमें मैक्सिमम मार्क्स दिलवाए, राइट। एंड देन टू एड्रेस कॉमन क्वेरीज एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स जो बहुत सारी कॉमन क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की, उसके बारे में भी बात करेंगे
किस तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज़ द की। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, डोंट गेट इनटू दैट, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो पेपर को अटेम्प्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? So we'll talk about how we are going to build your confidence. Now, let's talk about your syllabus. We'll talk about one topic, right? First, अब हम क्या करेंगे, ये है DYSO मेंस का सिलेबस है जो कि ऑलमोस्ट सारे पेपर्स के अंदर सेम होता है. द ओनली डिफरेंस इज द मार्किंग स्कीम, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, GPSC क्लास 1-2 एंड अकाउंट्स ऑफिसर के मेंस के अंदर, RFO के मेंस के अंदर एक प्रेस रिलीज का सवाल होता है जो कि DYSO एंड STI में नहीं होता है. सो वील गो टॉपिक वाइज, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या मांगता है, डिमांड करता है एक स्पेसिफिक टॉपिक और उसको किस तरीके से हैंडल करना है. लेट्स टेक अ लुक. फर्स्ट इज द एसे. सबसे पहला है एसे. एसे राइटिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं ये कहकर कि एसे का अलग से पेपर हो रहा है. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एसे का जो आपका पेपर है उसके अंदर आपका वर्ड काउंट and marking weightage is way different from what is in your English paper. So you have to be very careful कि आपको एक छोटे नंबर, लिटिल नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर किस तरीके से आप इसको अच्छे से जस्टिस करके आंसर लिख सकते हैं, राइट? सो नाउ फॉर DYSO STI it is 250 words to a maximum of 300 words. 15 मार्क्स का है, वेयर इज GPSC 1-2 मेंस के अंदर ये 20 मार्क्स का है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. वर्ड काउंट सेम है बट देन मार्किंग वेटेज इज डिफरेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऐसे के अंदर आपको क्या करने को कहा जाता है. ऐसे के अंदर कहा जाता है चूज एनी वन टॉपिक, यानी कि यू हैव टू राइट वन essay बट यू विल बी गिवन अ चॉइस ऑफ 5. दैट इज from a list of 5 you have to choose one topic and you have to write essay on the same. Next, what kind of essays can you expect in your exam? Your essay can be descriptive, analytical, philosophical or based on current affairs. So you have 4 different types of essays that can be in your exam, but then you will be given choice of 5. ये याद रखिएगा. Descriptive क्या होते हैं, जहां आप ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यानी कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? बट एनालिटिकल एसेज आर डिफरेंट. एनालिटिकल में क्या होता है, आप एनालिसिस करते हैं कि एक चीज़ का रीज़न क्या था या वो किस वजह से हुआ. फिलोसफिकल, आई हैव मेनी स्टूडेंट्स सेइंग दैट दे ड्रॉप फिलोसफिकल एसेज विदाउट इवन कंसिडरिंग दैट दे कैन बेटर अटेम्प्ट इट. क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिलोसफिकल आ गया उसको ड्रॉप कर देना, उसको नहीं पढ़ना है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, फिलोसफिकल एसेज जो होते हैं वो आपको इतना ज़्यादा स्कोप दे देते हैं कि आप चाहे उसे इकोनॉमी से, चाहे पॉलिटी से, चाहे डेली लाइफ से, चाहे सोशल लाइफ से आप कर सकते हैं. किसी भी जगह से, किसी भी स्ट्रीम के साथ आप कनेक्ट करके अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं. बट द चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स. मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है. देन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स जो भी न्यूज़ में जो भी बर्निंग टॉपिक्स हैं वो ज़रूर होते हैं. जब हम ऐसे के टॉपिक पर आएंगे तब हम इसको और अच्छे से बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है. नेक्स्ट, यू हैव लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग इज 150 वर्ड्स एंड इट कैरीज 10 मार्क्स. 10 मार्क्स की वेटेज है. 150 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होता है. प्लीज़ रिमेंबर कि आप एड्रेस लिख रहे हैं या आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं, एवरीथिंग इज काउंटेड, ठीक है? तो वर्ड लिमिट को आप थोड़ा सा ध्यान से मैनेज कीजिएगा. ओके, लेटर होता किस पे है? आपके सिलेबस में इंग्लिश के अंदर फॉर्मल लेटर है. यू डू नॉट हैव टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स, यू आर ओनली सपोज टू राइट फॉर्मल लेटर्स. नाउ फॉर्मल लेटर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं? एक्सप्रेसिंग वंस ओपिनियन अबाउट एन इशू. The issues can deal with daily office matters, a problem that has occurred in the office, an opinion in response to one sought by a ranked officer, issues pertaining to recent concern. Now, ज़्यादातर हमें कहा गया है सिलेबस के अंदर लेटर किससे रिलेटेड आएंगे? आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं एक इशू के ऊपर, राइट? मोस्टली
दे डील विद डेली ऑफिस मैटर्स, प्रॉब्लम कोई ऑफिस में हुई है उससे रिलेटेड, कोई ओपिनियन दे रहे हैं, किसके रिस्पॉन्स में, किसी आपके सीनियर ऑफिसर ने, हाई रैंक्ड ऑफिसर ने किसी इशू पे आपसे आपका ओपिनियन मांगा है, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर लगा कर बैठते हैं कि रिस्पॉन्स लेटर ही आएगा, ओपिनियन ही देंगे, एंड आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स मगिंग अप, पूरा पूरा याद कर लेते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट कि क्या उसके अंदर सिर्फ ओपिनियन ही देना है, रिस्पॉन्स लेटर है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स इन द पेपर यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू अपराइज अबाउट अ सिचुएशन एंड देन गिव योर ओपिनियन अबाउट द सेम मैटर। तो क्या होता है, आप जब अपराइज कर रहे हैं यानी कि आपका जो रेसिपिएंट है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सिचुएशन के बारे में, आप सिचुएशन भी खुद बता रहे हैं और अपनी ओपिनियन या अपने सजेशंस भी खुद दे रहे हैं। सो आपका लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाता है। सो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ओपिनियन बेस्ड लेटर्स ही आते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर क्लास 2 के मेंस के अंदर लास्ट टाइम लेटर टू एडिटर आया था। सो यू कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ लेटर, मे इट बी एडिटर, लेटर टू एडिटर और टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये मत स्टिक करके चलिएगा कि एक ही पर्टिकुलर टाइप के आएंगे, फॉर्मल लेटर किसी भी तरीके का हो सकता है, राइट। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी 20 in 10 मार्क्स, ये बहुत जल्दी कवर हो जाता है। Okay, then next you have report writing. Report writing about 200 words in DYSO and STI. However, in class 1-2 you have to write a report in about 150 words. And then the marking weightage again is 15 marks in 1-2 and DYSO के अंदर 10 marks का है। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट आप लिख रहे हैं जो घटना हो गई है या जो चीज़ आप देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं, उसके ऊपर अपना रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर रहे हैं, राइट। सो रिपोर्ट कैन बी ऑन एन ऑफिशियल फंक्शन, इवेंट, फील्ड ट्रिप और सर्वे, एंड देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट द वर्ड एटसेट्रा। दैट मीन्स ऑफ कोर्स आपको रिपोर्ट लिखना है, फॉर्मल इवेंट हो सकता है, कोई सेरेमनी हो सकती है, कहीं विजिट किया है आपने, कोई सर्वे किया है, एटसेट्रा भी दे रखा है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एनी वैरायटी कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट कैन बी आस्क्ड, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर कैसे रखेंगे? जब आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली रिपोर्ट होती क्या है, राइट। सो नेक्स्ट इज राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन in about 150 words. In about 150 words, again 15 marks का होता है क्लास 1-2 के अंदर और DYSO STI में 10 marks का वेटेज रहता है, बट इसके अंदर वर्ड लिमिट जो है दोनों में 150 वर्ड्स रहता है। ओके, अ रिपोर्ट ऑन अ ग्राफ, इमेज, फ्लो चार्ट, टेबल ऑफ कंपैरिजन, सिंपल स्टैटिस्टिकल डेटा एटसेट्रा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट होती है। अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम के अंदर, इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बट डू नॉट मेक अ नोशन, सेट अप अ नोशन कि भाई अब सिर्फ इसी के ऊपर ही आएगा, ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमेज के ऊपर ही आएगा, बाकी के जितने भी टाइप्स हैं उनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इमेज आ रहा है बट ग्राफ, फ्लो चार्ट, टेबल ऑफ कंपैरिजन, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है, अगेन एटसेट्रा पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोई मैप भी आ सकता है, कोई साइकिल आ सकता है, उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल। ओके, फॉर्मल स्पीच अगेन 150 वर्ड्स का होता है। DYSO STI दे हैव 10 mark वेटेज, whereas in class 1-2 15 marks का वेटेज रहेगा। A speech in a formal style that is to be read out in a formal function. This could be inauguration speech, it could be an educational or seminar conference, a formal ceremony of importance, etc.
नाउ इनॉग्रेशन पे हो सकता है, कोई इवेंट है, ठीक है, वहाँ पर कोई सेमिनार है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई फॉर्मल सेरेमनी है, कोई स्पेशल डे मना रहे हैं, टीचर्स डे है, किसी सेलिब्रिटी है या कोई फेमस पर्सनालिटी है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके का भी इसके अलावा और कैसे आ सकते हैं? You can also be asked to write a speech on a farewell, that is valedictory. आपको किसी को farewell देना है, उसके ऊपर भी speech पूछा जा सकता है. So you have to be very careful कि speech में होता क्या है. Speech एक तरीके का ऐसा एक मोड है, यानी कि oral communication है, जो आप wider audience तक पहुंचाते हैं. Speech is different, report is different and essay is different. People or students, if I say, tend to mix them up. प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा. ऐसे इज़ डिफरेंट. ऐसे के अंदर आप सिर्फ बता रहे हैं आपकी नॉलेज क्या रही है एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, आपका ओपिनियन क्या रहा है, राइट. वेयर एज रिपोर्ट में क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ पास्ट. पुराने इवेंट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं या आप अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट स्पीच, स्पीच में क्या है? आपको एक स्पेसिफिक ओकेजन पर एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए आप अपने विचार, अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर. तो तीनों के अंदर डिफरेंस है, प्लीज़ इस चीज़ को कंफ्यूज मत कीजिएगा. नेक्स्ट, बिफोर वी गो टू प्रेसी राइटिंग, एक टॉपिक आपके पास है प्रेस रिलीज. प्रेस रिलीज और इफ आई मे से प्रेस अपील, राइट. प्रेस अपील भी हो सकता है. अगेन ये 10 मार्क्स का होता है, 150 वर्ड्स. क्लास 1-2 में है, क्लास 3 के अंदर ये नहीं पूछा जाता है. प्रेस रिलीज और रिपोर्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जब हम इन दोनों टॉपिक्स पे आएंगे तो हम बहुत अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे. बट टू गिव यू अ हिंट, प्रेस रिलीज क्या होता है? वेन एवर यू वॉन्ट टू अनाउंस समथिंग टू द पब्लिक, ठीक है, आप कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं पब्लिक के साथ, आप प्रेस रिलीज का यूज़ करते हैं. 150 वर्ड्स का होता है, 10 मार्क्स का है क्लास 1-2 के अंदर, राइट. So we'll come to that. When we come to the specific topic, we'll understand how press release is different from report writing. Next, we have précis writing. Précis writing में क्या करना है? A précis in about 100 words for a 300 word passage. 10 मार्क्स का यहाँ पर है. क्लास 1-2 के लिए 15 मार्क्स का होता है. What is précis? précis आपको जो पैसेज दिया होता है, इट एक्चुअली इज अ समरी, राइट. तो आप उसको फर्दर कंप्रेस कर रहे हैं, दैट बिकम्स द प्रेसी. यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स का, एंड यू हैव टू कंप्रेस इट विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल मीनिंग. किसमें? 1/3. सो 100 वर्ड्स हियर, बट एनी नंबर जो भी होगा आपको 1/3 करने को कहा जाता है. Remember, the original message, the original meaning should not be lost अगर हम इसको compress कर रहे हैं तो, right. Then you have reading comprehension. Reading comprehension के अंदर बहुत सारे students को लगता है कि हमें सब आता है, इसमें कुछ करने वाला नहीं है. Absolutely right, but इसमें एक ट्रिक याद रखेंगे, क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझेंगे, राइट. You have to understand the meaning of your question, the demand of your question. कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ keywords ढूंढते हैं और उसी को आंसर समझ के लिख जाते हैं. This is one of the most scoring topic, reading comprehension. यहाँ पर ज़्यादातर आपको ऐसे सवाल आएंगे which are based on locating specific details, यानी कि आपको specific details given passage में से उठानी है और वो लिखनी है. बहुत easy लगता है, लेकिन कितनी उठानी है, कितना लिमिट करना है, वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स फॉर DYSO एंड STI, 15 मार्क्स फॉर क्लास 1-2. कमिंग टू इंग्लिश ग्रामर, 15 मार्क्स हैं आपके DYSO STI के अंदर, 20 मार्क्स हैं क्लास 1-2 के अंदर.
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं जब हम राइटिंग के अंदर देखते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। नाउ हमारा ये प्रॉब्लम क्यों आता है? ग्रामर के हम रूल्स याद कर लेते हैं, यहाँ पर ये आएगा, वहाँ पर ये आएगा। स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट टेंसेज, हमें पता होता है कि अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो इज एम आर के बाद आईएनजी लगा रहे हैं, बट जब हम राइटिंग करते हैं हमें ये नहीं पता होता कि उस टेंस का यूज़ कहाँ हो रहा है। इस वजह से हम प्रॉब्लम कर देते हैं, हम गलती कर देते हैं राइटिंग के अंदर, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रामर सिर्फ आप इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रामर आप पढ़ रहे हैं आप अपनी राइटिंग को भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं वो अच्छे से लिख सकें। ग्रामर के अंदर आपके पास कौन से टॉपिक्स हैं? फर्स्ट ऑफ कोर्स यू हैव टेंसेस, यू हैव टू remember what are the rules, because sometimes you are asked please fill the simple past continuous or past perfect continuous tense. So you have to remember the names, the rules, that is the construction, and of course the usage as well. Next you have voice, active and passive voice है आपके पास। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम यूज़ करते क्यों हैं वो ज़रूरी पता होना चाहिए, ताकि आप रिपोर्ट राइटिंग के अंदर या एसे के अंदर अगर इसको यूज़ करना चाहें तो गलती ना करें। Then you have narration, direct and indirect speech, or you can say reported speech. Please remember the word narration, direct, indirect, reported speech. किसी भी तरीके का सवाल आ सकता है। कभी कभी स्टूडेंट्स इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पूछ लिया तो ये तो टॉपिक मैंने किया ही नहीं है। सो रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच। यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज इन एग्जाम। ज़्यादातर ऐसा होता है जो क्लास 3 के होते हैं उसमें पूछा जाता है कि नेगेटिव सेंटेंस बना दीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए नेगेटिव के अंदर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ऐसे सवाल भी आते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैन बी इन एनी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है जहाँ पर हम स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, एक है जहाँ पर हम उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की बात करें वो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, वेयर एज यू हैव अदर टाइप्स जहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, क्वेश्चन में चेंज करें, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं अफर्मेटिव से, आप कोई असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, तो इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के हैं और कोई भी पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ देम, राइट। Use of articles and determinants, and the, very simple, but then still many of us make mistakes. So please do not leave this topic. This is very important, very scoring, and there is one or two question, there are two questions at least in all the papers. तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, articles और determinants को मत छोड़िएगा, especially and the and zero article, or you can say no article, इसको मत छोड़िएगा, ये बहुत important है। Then you have use of prepositions. Of course, how are preposition used? Preposition होते बहुत सारे हैं लेकिन हम confuse हो जाते हैं कितना पढ़ें। You can limit them, you can group them by saying ये movement के ऊपर based हैं, ये location के ऊपर हैं, right? तो आप अगर ऐसा करेंगे तो easily आप समझ पाएंगे। Use of phrasal verbs, use of idiomatic expressions, administrative glossary, synonyms and antonyms, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोहेसिव डिवाइसेस, कनेक्टिव लिंकर्स। ये सारा जो आपका है ये सारा का सारा ज़्यादा आपका बेस्ड है, इनफैक्ट इवन दिस वन वोकैब के ऊपर, यानी कि यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। जितना बढ़ाएंगे ये अच्छे से आप एड्रेस कर सकते हैं इनको। यू कैन गो थ्रू सेवरल बुक्स, थोड़ा थोड़ा रोज़ का याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ही ये हो पाएगा। अगर आप सोचें लास्ट में आकर अचानक से इसके ऊपर सारा पढ़ लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कोहेसिव डिवाइसेस एंड कनेक्टिव्स, लिंकर्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कनेक्टर्स भी कहा जाता है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके राइटिंग के लिए भी। व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर, राइट, कनेक्टिव्स कैसे होते हैं? ऑल्दो, नेवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, देयरफॉर, ये सारे जो हैं ये कनेक्टिव्स हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर ये सीख जाते हैं इनका मीनिंग, इनका यूजेज,
तो ये आपको हेल्प करेंगे लेटर राइटिंग के अंदर, एसे के अंदर, राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन के अंदर। किस लिए? जो आप बात कह चुके हैं, लिख चुके हैं, उसको अगली बात के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो ये ज़्यादा क्या होता है, लैंग्वेज डिस्कोर्स, यानी कि कनेक्ट करने के लिए जो भी आप बोल रहे हैं उसको। इसलिए ये आप करेंगे। जिन लोगों की वोकैब्युलरी बहुत अच्छी नहीं है वो लोग ये करेंगे। बहुत थोड़े होते हैं, आप कर सकते हैं कुछ कुछ जो चीज़ें आप जानते भी हैं, लेकिन बस क्या होता है हम यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वी लाइक टू यूज़ द वर्ड बट उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ द वर्ड हाउ एवर, राइट। तो आप थोड़ा सा अपना लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अलग अलग इस तरीके का वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी वोकैब्युलरी अच्छी नहीं है तो मैं बहुत सारे वर्ड्स की वैरायटी नहीं दे सकते हूँ अपने काम के अंदर, अपने आंसर के अंदर। सो वर्क ऑन दिस। अफिक्सेस, अगेन यू हैव टू रिमेंबर अ लिस्ट। इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है। अफिक्सेस, फर्स्ट थिंग, सफिक्स एंड प्रीफिक्स दो चीज़ों से बनते हैं। जैसे कि अफिक्स कैन बी प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स पहले लगता है और सफिक्स बाद में लगता है, यानी कि क्लस्टर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होता है, क्लस्टर, जो कि मीनिंग चेंज कर देता है वर्ड का जब वो एक रूट वर्ड के साथ लगता है। तो नाउ इसके अंदर क्या फ़ायदा है, अफिक्सेस आपकी हेल्प करते हैं ऑपोजिट्स देने में, यानी कि एंटोनिम्स देने में। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, तो आप आई एन लगा रहे हैं, प्रीफिक्स लगा रहे हैं। अब ये जो आई एन है आप समझ पाएंगे इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इन, अन, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो नेगेटिव क्रिएट करते हैं वर्ड। तो जब अगर आप इस बेसिस पे याद करेंगे तो आप अच्छे से इनका यूज़ भी कर पाएंगे और रिकग्नाइज भी कर पाएंगे। वर्ड्स दैट कॉज कन्फ्यूजन लाइक होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, ठीक है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स लीड एंड लेड, जो मेटल है, ठीक है, या फिर लेड पास्ट ऑफ लीड, तो ये सबका प्रोनाउंसिएशन और कईयों का इनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया और इनके स्पेलिंग सेम हो गए। तो इस टाइप के कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। अगेन दिस यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज देम, देयर इज नो अदर वे। ओके, दिस वाज अबाउट योर सिलेबस कि क्या क्या है। लास्ट ऑफ कोर्स यू हैव ट्रांसलेशन फॉर DYSO, you have 10 marks, and for others class 1-2 you have 15 marks weightage for this question. The total for DYSO STI is 100, whereas for GPSC 1-2 you have 150 marks pura. Okay, translation, you will be given a passage of about 150 words. You have to translate from Gujarati to English. Now because you are attempting English paper, the target language of translation would be English, यानी कि आपका इंग्लिश का पेपर है, आप गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। Whenever there is translation, you have to remember that your grammar and vocabulary both are tested, ठीक है। किसका? जो टारगेट लैंग्वेज है उसका, यानी कि इंग्लिश में कर रहे हैं तो अगर इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आता होगा, मीनिंग चाहे समझ में आ रहा हो गुजराती में, आप उसको इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे। तो वोकैबुलरी, ग्रामर बोथ have important role here in translation. Similarly, if you're appearing for Gujarati paper, similarly you have to be focused on Gujarati का grammar. वहाँ पर आपको गुजराती की ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, right? So this is all about your syllabus. Please understand your syllabus thoroughly, look at it, क्या क्या different चीज़ें हैं उस पर काम कीजिएगा, so that you don't miss any point. Okay, now मेरा syllabus में क्या क्या है और क्यों है? Of course देर इज़ अ रीज़न। अगर हम डिवाइड करें, एक पोर्शन है राइटिंग स्किल्स यानी कि फॉर्मेट्स के ऊपर, देन यू हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यू हैव ग्रामर एंड देन यू हैव ट्रांसलेशन। ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में इसलिए दी है ताकि आप लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ कर सकें जब भी आप अपने पोस्ट पर बैठते हैं। तो सो आई वुड एडवाइज, प्लीज़ डू नॉट कीप ऑन मगिंग अप थिंग्स, ट्राई टू फोकस ऑन द मीनिंग, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग क्या है, उसका काम क्या है, वो समझिए, उस पर फोकस कीजिएगा, राइट। सो अगर हम डिवाइड करें तो आप अपना जब पढ़ाई भी करेंगे, यू कैन डिवाइड इनटू 4 सेक्शंस, राइट। फ्रॉम दीज 4 सेक्शंस ट्रांसलेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैन बी कंबाइंड। आप जब भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि उस कॉम्प्रीहेंशन का स्पेसिफिक उसी को ट्रांसलेट करने का आप कर सकते हैं कोशिश। उससे क्या होगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी, राइट। नाउ
ग्रामर 15 मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है पेपर के, लेकिन फिर भी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों इम्पॉर्टेंट है देखिए, ये आपके स्क्रीन्स पर मैंने एक सैम्पल लगाया है, प्रीवियसली अटेम्प्टेड एंड चेक्ड आंसर शीट फ्रॉम जीपीएससी मेंस। यहाँ पर क्या है, जितना भी हाईलाइट किया है, ठीक है, ऐसे के अंदर सिर्फ 7 मार्क्स मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि जो हाईलाइट किया है ये एग्जामिनर ने देखा है यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स हैं, इसीलिए ग्रामर अच्छे से करेंगे तो आपके यहाँ एरर्स कम होंगे, एरर्स कम होंगे तो आपको मार्क्स जो है सर्टेनली ज़्यादा मिलेंगे, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लीज़ ध्यान से देखिए, वर्ड लिमिट एक्सीडेड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड लिमिट, उसको एक्सीड नहीं होने देना है। लैंग्वेज एंड ग्रामर इज़ वेरी पुअर, तो हर बार हर पेपर में एग्जामिनर नहीं लिख कर देंगे, ये कई कई जगह पे ये मार्क किया जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज टू फैक्टर्स have a good hold on governing whether you'll get good score or not. So you have to be very careful. Okay, how to prepare for the paper? Let's talk about the different strategies, different things that you need to keep in mind when you prepare for English paper. Now, this is a note I've shared with some of my students कि ये जो note है बहुत important है। आप देखिए, PI का पेपर है ये 2018 का, इसमें एक नोट दिया गया है। This note has been provided in the mains paper by GPSC. This is very important to remember कि ये वाला जो नोट है यही चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा पेपर की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम पर ये ध्यान पे रखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ गलती छूट रही है। मॉक टेस्ट में जाके सीधा दे दिया, हमने तो दे दिया, इतने मार्क्स आ गए, हमारा काम खत्म। नो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ लुक, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, योर आंसर्स मस्ट बी विद इन द वर्ड लिमिट। You are expected to show your awareness of the subject, originality of thought and expression in grammatically correct language. So ये आपके specified parameters हैं जिनके बेसिस पे आपके आंसर्स चेक किए जाते हैं। वर्ड लिमिट में रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। योर अवेयरनेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सारे सवाल बेस्ड होते हैं जीएस के ऊपर, राइट। जीएस पे सवाल बेस्ड हैं तो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको डिजिटलाइजेशन के ऊपर आ गया है, मान लीजिए आपको आ गया है कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आ गया, तो यानी कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, you cannot memorize from a portion from somewhere and then write exactly the same. That is very wrong way of presenting your answer. आप नहीं कर सकते, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, प्रीवियसली अटेम्प्टेड पेपर्स हैं उनमें से कुछ कुछ चंक्स उठाए और उसको याद कर लेते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस द सेम थिंग इन देयर पेपर। वो गलत बात होती है क्योंकि दे अंडरस्टैंड नाउ, GPSC understands that you are supposed to write in your own language. उसका रीज़न क्या है कि जब आप ऑफिस में बैठेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक चीज़ किस तरीके से लिखेंगे। आपको ऑफिस में कहा जाता है लेटर लिखने के लिए, यू कैन नॉट लुक इन टू सम अदर्स कॉपीज एंड देन राइट इट डाउन, राइट। ओके, सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अकाउंट्स ऑफिसर क्लास 2 में भी ये दिया गया था, सेम टाइप का इंस्ट्रक्शन। You have to follow these things if you want to score well. Now, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं? प्लीज़ पे वेरी क्लोज अटेंशन। फर्स्ट थिंग, द क्वेश्चन, सवाल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पहला काम आप यही करेंगे। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कब करेंगे? पेपर के अंदर। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो तभी से करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप उसी टाइम से फॉलो करेंगे तो आप जब तक मेंस का पेपर लिखने जाएंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की तरह आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, राइट। नाउ द क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है,
IMD issued an alert of severe cyclonic storm Nivar over Bay of Bengal. Draft a press release in not more than 150 words, cautioning the residents and instructing them of safety measures. Now, ये एक प्रेस रिलीज का सवाल आपकी स्क्रीन्स पर है. Right? If you want, you can pause this video, take a minute, understand the question and think कि आप इसके अंदर क्या लिखेंगे. Right? नाउ अब हम देखते हैं, एक सैम्पल है, एक मैं आपको क्विकली दिखाऊंगी. एक स्टूडेंट का अटेम्प्टेड, अगेन दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, इसका कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है. ऑलराइट, नाउ यू सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्रेस नोट. Tropical cyclone named Nivar has started its formation in the Bay of Bengal since last 2 days. It is expected to hit the state of West of Bengal. Now this portion अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन के साथ कितना वैलिड है, कितना अप्रोप्रिएट है जो हमसे सवाल में डिमांड किया गया है. राइट, ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम निवार हैज स्टार्टेड इट्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है, वहाँ पर है, ये सब है. हम क्या लिख रहे हैं, प्रेस रिलीज लिख रहे हैं. राइट, तो हमें समझना पड़ेगा कि सवाल क्या है. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो राइटिंग टॉपिक हमें दिया गया है, यानी कि अगर प्रेस रिलीज है तो उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको लिखने का, कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. राइट, तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन ये प्रेस रिलीज के अंदर देने वाली इंफॉर्मेशन नहीं है. इट कुड बी simply say news, or it could simply be a part of your essay or maybe your letter. आप किसी को एक्वेंट कर रहे हैं स्टेटस के बारे में. राइट, सो इसके अंदर सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है. राइट, दिस इज, आई एम कीपिंग दिस हियर ऑन योर स्क्रीन्स. यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन एंड देन अंडरस्टैंड कि आखिर इस आंसर के अंदर क्वेश्चन को कितना जस्टिस कर पा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर नहीं हैं जो होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि यहाँ पर इतना अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रही हैं. ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कैसे, आई एम श्योर आपने ये वीडियो पॉज कर कर देखा होगा, उस आंसर को समझा होगा. यहाँ देखिए, सवाल के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं. रिमेंबर, एवरी क्वेश्चन कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यानी कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. राइट, आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है. और सेकंड पार्ट इज योर टास्क, आपको करना क्या है. हर सवाल हर पेपर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का हो, हमेशा 2 पार्ट्स होंगे. राइट, मैंने आपको इंग्लिश के लिए ये बता रही हूँ, लेकिन आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं सब पेपर्स के लिए. IMD issued an alert of severe cyclonic storm Nivar over Bay of Bengal. Draft a press release in not more than 150 words, cautioning the residents and instructing them of safety measures. Now, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आपका टास्क शुरू हो रहा है. आपका टास्क क्या है? प्रेस रिलीज लिखना 150 वर्ड्स में. किस लिए लिख रहे हैं? आपको कॉशन करना है रेजिडेंट्स को और उनको बताना है सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं. और आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? एक अलर्ट इशू किया गया है साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में. तो आपको 2 पार्ट्स में होगा, आपको समझना है इन्फॉर्मेशन क्या दी है, आपको करना क्या है. आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, सवाल फटाफट से पढ़ा और आंसर लिखना शुरू कर दिया. प्लीज़ 1 मिनट, हर सवाल को 1 मिनट ज़रूर दीजिएगा, समझिए उसमें डिमांड क्या है, उसके बाद लिखेंगे. आप देखेंगे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा. जब आपको सवाल क्लियर होगा तो आप आंसर को बार बार आपको रेफ़र नहीं करना पड़ेगा कि आपने लिखा क्या था, और मार्क्स डेफिनेटली आएंगे. राइट, नाउ जब आप ये सवाल इस तरीके से पढ़ लेंगे, दोबारा आप इसको वापस जा सकते हैं इस वीडियो में और देख सकते हैं जो आंसर दिया गया है वो कितना इसके बेसिस पर सही है. आगे देखेंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉर्मेट. फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मेट किस लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, 2 पार्ट्स हैं हमारे फॉर्मेट के. अगेन, पहला क्या है? स्ट्रक्चर.
यानी कि देखने में क्या क्या है, लेटर के अंदर हेडिंग, रिपोर्ट के अंदर हेडिंग कहाँ है, प्लेस कहाँ है, डेट क्या है, लेटर के अंदर हम कहाँ रेसिपिएंट का एड्रेस दे रहे हैं, कहाँ सेंडर्स एड्रेस आ रहा है, सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, दैट इज द स्ट्रक्चर। एंड ऑडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑडियंस क्या है, यानी कि आप जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं, आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं, उसको कौन पढ़ने वाला है, वो किसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट और ऐसे और स्पीच को मिक्स मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऑडियंस अलग है। ऐसे आप लिख रहे हैं एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, नॉलेज देना, नॉलेज देना, एनालिसिस देना, आपने जो किताब में पढ़ाई की है और जो आपकी समझ रही है उसको हम कंबाइन करके ऐसे बनाते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर है। रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, वो एक रिपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन है, किसी के लिए या तो हम रिकॉर्ड में रखने के लिए यूज़ उसका रिपोर्ट लिख रहे हैं, या फिर हम कोई अपना सीनियर, कोई ऐसा बंदा जो वहाँ पर उस इवेंट में नहीं था और हम उसको वाकिफ़ कराना चाहते हैं उस इवेंट में क्या हुआ, तो हम रिपोर्ट लिखते हैं। उसका स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ पे ऑडियंस अलग है, या तो आपका कोई सीनियर पढ़ेगा या वो रिकॉर्ड्स के लिए फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ की जाएगी। देन अगर हम प्रेस रिलीज की बात करते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग है। वो क्या कर रहा है, वो भी कोई ओपिनियन नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल अलर्ट या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ऑडियंस को है वाइडर। अगर हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, स्टॉर्म आ रहा है बे ऑफ बंगाल की, तो रेजिडेंट्स, वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये जो प्रेस रिलीज है वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए होगा, पूरे इंडिया के लिए नहीं होगा या पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं होगा, इसलिए ऑडियंस मैटर करती है। एक स्पेसिफिक चीज़ पे बात करते हैं, फॉर्म समझ लीजिए, स्पीच राइटिंग है। स्पीच के अंदर क्या है, अगर आप टीचर्स डे के ऊपर दे रहे हैं और वहाँ पर प्रेजेंट सारे टीचर्स ही हैं, तो वहाँ की स्पीच अलग होगी। लेकिन अगर सेम टीचर्स डे के ऊपर आप स्पीच एक स्कूल के अंदर दे रहे हैं, तो वहाँ पर ऑडियंस अलग होगी, यानी कि वहाँ पर बच्चों को स्पीच आगे बता रहे हैं, तो आपका टीचर्स डे का जो स्पीच होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर आप टीचर्स और सेमिनार के अंदर दे रहे हैं टीचर्स डे पे, तो वहाँ की ऑडियंस अलग होगी, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर ये दोनों पार्ट कौन कैसे हैं। लेटर राइटिंग के अंदर स्ट्रक्चर ये है, ऑडियंस कौन है, एक, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लेटर को या आप किसी को लिख रहे हैं, ऑडियंस कौन है, एक सिंगल पर्सन, राइट। ये आप पूरी पब्लिक के लिए नहीं लिख रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज उस तरीके की यूज होनी चाहिए। ओके, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, कंटेंट। कंटेंट आप कहाँ से लाएंगे, सिर्फ जीएस उठाकर नहीं लिख सकते हैं सब कुछ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीएस के इतना सारा आपके पास पूल होता है नॉलेज का सारा यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें लिमिट करना है, हम सारा यूज़ नहीं कर सकते। सवाल की कितनी डिमांड है उसके बेसिस पे यूज़ करेंगे। कैसे पता लगेगा क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, एक तो लैंग्वेज, स्पीच के अंदर लैंग्वेज क्या है, आप सामने से सब लोगों को ओरली ऑन द स्पॉट बोल रहे हो, ठीक है। रिपोर्ट में क्या है, आप डिस्क्राइब कर रहे हो। लेटर के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक पर्सन को लिख रहे हो। तो आपकी लैंग्वेज, यानी कि आप किस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर राइटिंग स्किल के अंदर वो बदल जाते हैं। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, आप जो चीज़ डिमांड करी है, जो चीज़ मांगी गई है, उतनी इन्फॉर्मेशन, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन देंगे। आप अपने से अलग ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्पीच के लिए कहा गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टीचर्स डे है, समझ लीजिए आप इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है टीचर्स डे पे, आप वहाँ पर आपको स्पीच देने को कहा है, और एक स्कूल के अंदर, मान लीजिए एक मिडिल स्कूल के अंदर आप प्रिंसिपल हैं, वहाँ स्पीच दे रहे हैं, तो वहाँ की स्पीच और वहाँ दूसरी जगह की स्पीच अलग होगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वहाँ पर स्कीम्स के बारे में बात कर सकते हैं, हमारी कंट्री कहाँ प्रोग्रेस कर रही है, किस पोजीशन पे है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे आपका इंफॉर्मेशन अलग अलग रहेगा। ओके, नाउ मान लीजिए आपके पास ये सवाल है, यू आर द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ड्राफ्ट अ प्रेस रिलीज इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स briefing the health facilities about the measures to be taken for the careful disposal of medical waste during COVID-19 pandemic.
नाउ आप क्या कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज को आप बता रहे हैं कि किस तरीके से केयरफुल डिस्पोजल करना चाहिए मेडिकल वेस्ट का, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक प्रेस रिलीज लिखना है। आप यहाँ देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। आपको करना क्या है, ये करना है। अगेन जैसे ही आप सवाल पढ़ेंगे आपको अपने दिमाग में पहले प्रिपेयर कर लेना है कि 2 पार्ट्स में आप कैसे डिवाइड करने वाले हैं इसको, राइट। इसके लिए मैंने आपको एक टेंटेटिवली अगेन एक सैम्पल लगाया एक स्टूडेंट का। यहाँ पर आप वो सवाल पढ़ के इसको अच्छे से पढ़िए। हमने जो 3 पार्ट्स में बात करी है, अलग अलग 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम ध्यान रखेंगे जब भी हमें सवाल को आंसर करना है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, इस वाले आंसर को उस नज़रिए में रखकर इस आंसर को असेस कीजिए कि ये आंसर कितना फिट बैठता है, राइट। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल द 3 थिंग्स दैट वीव टॉक्ड अबाउट। तो मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है, आप वापस जा सकते हैं, वो सवाल के बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूज़ की है या नहीं की है, क्या स्ट्रक्चर सही बैठा है या नहीं बैठा है, उसके बेसिस पे उसे असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि इसके अलावा हमारा क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। हमने कंटेंट पे बात करी, हमने सवाल पे बात करी, हमने जो हमारा स्ट्रक्चर है, राइटिंग का फॉर्मेट है, उस पर बात करी है। उसके अलावा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, आंसर मिस हो गया है, क्या करें, टाइम नहीं बचा। प्लीज़ व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, यूज़ अ स्टॉप वॉच एंड अ टाइमर, दोनों का यूज़ कीजिए। प्लीज़ रिमेंबर, पहला क्या आएगा आपका, टाइमर एंड स्टॉप वॉच। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कीजिए। स्टॉप वॉच पास रखिए। मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, से फॉर इंस्टेंस यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन लेटर राइटिंग, यूज़ योर स्टॉप वॉच, ऑब्जर्व कि आपको लेटर राइटिंग के अंदर कितना टाइम लग रहा है। मान लीजिए आपको 15 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। आप उसको फर्दर कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपको लगे 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा है लेटर के लिए, आपके पास बहुत सारा है आंसर करने के लिए। आप क्या करेंगे, टाइमर का यूज़ करेंगे। 2-3 बार स्टॉप वॉच से एवरेज निकालिए लेटर राइटिंग में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद टाइमर यूज़ कीजिए। टाइमर में क्या करेंगे, आप सेट करेंगे 12 मिनट 11 मिनट कि उसके अंदर अंदर आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है लेटर राइटिंग को। इससे क्या होगा, आप अपना मॉनिटर कर सकते हैं आपका टाइम कितना यूज़ हो रहा है, किस तरीके से, किस स्पीड से आप उसको कम कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन यूज़ दिस स्ट्रैटेजी, दिस आइडिया, दिस ट्रिक, ताकि आप अपना टाइम को है उसको ठीक से मैनेज कर सकें। टाइम का और भी एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हर एक का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लेटर 5 मिनट में भी कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम में लेटर इजी आ जाता है तो हम उसे जल्दी कवर अप कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दौरान बार बार ये स्टॉप वॉच और टाइमर यूज़ करके जितना मैक्सिमम आप अपना कंप्रेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं टाइम को एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर, वो एवरेज अगर निकल आती है, दिस स्ट्रैटेजी यू कैन यूज़ फॉर ऑल द पेपर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर आपका रिड्यूस हो जाता है, उसे सेट कर लो कि इससे ज़्यादा तो आपने पेपर में उसको टाइम लगाना नहीं है। कोशिश कीजिए सीरियल वाइज ही चलिएगा। स्टार्ट कर सकते हैं आप, कई लोगों को अगर ऐसे के अंदर आपको लगता है कि सोचना ज़्यादा पड़ता है तो आप लेटर राइटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रामर के ऊपर स्टार्टिंग में एकदम से टाइम ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि पहले ग्रामर कर लेते हैं, बाकी का लेंदी पोर्शन बच जाता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेटर, प्रेस रिलीज बहुत जल्दी हो जाते हैं, शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, वर्ड लिमिट कम है और आधा तो स्ट्रक्चर में निकल जाता है। तो आप लेटर राइटिंग, प्रेस रिलीज पहले कर सकते हैं। देन यू कैन मूव ऑन टू रिपोर्ट एंड फॉर्मल स्पीच, and if you want you can go back to essay, or you can go up to reading comprehension and then come back to essay writing, right. Next is speed. You have to work on the speed. कैसे करेंगे, अगेन जब आप ये करना शुरू करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे, आपका स्पीड के ऊपर भी आ जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, सो दैट
द एग्जामिनर कैन रीड इट। कभी कभी क्या होता है, आप लिखते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग की वजह से समझ में ही नहीं आता आपने लिखा क्या है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हैंड राइटिंग, मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस कर सकते हैं ए कैपिटल का, कैसे? हाइट के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ए ऐसे होगा और ये ए भी ऐसे ही होगा, राइट? सो वर्क ऑन द हाइट्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से करना है। अगर मैं कहीं को जी लिखा देखूंगी तो जी ऐसे ही आ जाएगा, एफ भी ऐसे आ जाएगा, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर इट हैज़ टू बी ए जी हियर एंड देन एफ हियर। तो इनकी हाइट्स, ठीक है, इनका साइज क्या है, हाइट क्या है, उसके ऊपर काम कीजिए। यू कैन टेक अ रूल्ड नोटबुक और शीट्स ले सकते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, राइट? तो इसके ऊपर प्लीज़ वर्क कीजिएगा। देन प्रैक्टिस, प्लीज़ डू नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, स्पीड मैनेज कर सकते हैं और खुद को असेस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेंस। नॉलेज, आपकी नॉलेज रहनी चाहिए, यानी कि यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड रीडिंग। आप करंट से पूरा वाकिफ़ रहिए, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो अबाउट कि क्या चीज़ें बाकी सब्जेक्ट्स में हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखिए। बाकी के सारे टॉपिक्स, फॉर्मल स्पीच है, कई बार लेटर राइटिंग में ऐसा सवाल आ जाता है, तो उसके लिए आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अभी तक क्या हो रहा है, एक ट्रेंड सेट हो रहा है, एक पैटर्न है। इट मे चेंज, राइट? इट मे चेंज, बट द प्रेजेंट पैटर्न से इज इफ इट्स DYSO तो आपके सवाल उसके ऊपर बेस्ड आते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हैं तो बेस्ड उस पर आते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर का हुआ तो ऑडिट के ऊपर बेस्ड सवाल आ गए। तो आप कोशिश कीजिए जिस भी पेपर के लिए आप अपीयर कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए, तो उसके सारी नॉलेज ज़रूर रखिएगा, right? So I hope these things are going to be helpful, right? Keep practicing, working hard. English is not difficult, but it is not something that you can take for granted. So keep working hard. I'll see you again in the next lecture. Thank you very much for joining me. This is Simar Kharbanda, your facilitator, signing out. We will meet again with new series where we're going to address all the topics of writing skills, right? Till then, stay tuned, subscribe our channel and come back. Bye-bye.